आज हम हाइड्रोकार्बन का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डाइस और अल्काइन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, इसलिए इसका और अल्काइन का सेम फॉर्मूला होता है। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। डाइस फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्यूमुलेटेड डाइस। इसके अंदर सेम कार्बन पर टू डबल बॉन्ड होते हैं। क्यूमुलेटेड डाइन्स को हम एलिन्स भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें सेम कार्बन पर टू डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को हम क्यूमुलेटेड डाइन्स या एलिन्स बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपाउंड होते हैं नॉन प्लेनर। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं तो इसके अंदर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन प्लेन में है। अगर ये हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ है, अब ये एटम अगर प्लेन में है तो इसके अंदर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो प्लेन के बाहर होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है। और ये एटम प्लेन में है। अब इसके अंदर हमने देखा कि जो मिडिल वाला कार्बन है वो दो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड और होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसके अंदर जो सेकंड पाई बॉन्ड होगा, अगर ये प्लेन से बाहर है तो सेकंड पाई बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, सेकंड पाई बॉन्ड मिडिल कार्बन का, ये प्लेन के अंदर है, इन द प्लेन। अगर ये पाई बॉन्ड प्लेन में है तो इस कार्बन पे जो एटम है, इस कार्बन पे जो एटम प्रेजेंट है, वो प्लेन से बाहर होते हैं। ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये भी आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये एटम आउट ऑफ द प्लेन होता है। इसलिए मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है। नेक्स्ट है, सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन्स वो डाइन्स होते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेट C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स बोलते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। थर्ड है आइसोलेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स वो होते हैं जिसके अंदर टू डबल बॉन्ड के बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ये टू डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये नॉन प्लेनर होता है sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर।
क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड डाई, इससे कम स्टेबल होता है आइसोलेटेड डाई, एंड सबसे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड डाई। अब इसका रीजन क्या है? हमने स्टडी किया है एल्कीन में कि जो स्टेबिलिटी होती है डाइन्स की या एल्कीन की, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसको हम डेल्टा एच वाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखता हूं तो इसके अंदर किलो जूल पर, तो इसका वैल्यू आता है -225.7, इसका वैल्यू आता है -254.98, और इसका वैल्यू आता है -292.6। तो इसके अंदर कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो ये सबसे कम स्टेबल। तो इस तरह से हम इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इसका रीजन क्या है स्टेबिलिटी का? कि कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो उसका रीजन है, फर्स्ट रीजन है कि इसके अंदर एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड सिस्टम होता है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखता हूं तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और इसके अंदर ये कार्बन, इसके पास भी एक एच है, और इसके पास दो एच है। तो ये इसका सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके अंदर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बनते हैं पी ऑर्बिटल से, तो ये पी ऑर्बिटल है इसका, ये इसका पी ऑर्बिटल है, और ये इसका पी ऑर्बिटल है, और ये इसका पी ऑर्बिटल। अब ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट पर होते हैं, तो इसके अंदर इन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, इन बीच वाले ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, इसमें भी ओवरलैपिंग होती है। यानी कि इसमें जितने भी पी ऑर्बिटल हैं वो प्लेन में है। जब प्लेन में है तो जो पाई बॉन्ड होता है वो इसके अंदर डीलोकलाइज हो जाता है। यानी कि पाई बॉन्ड जितने भी पी ऑर्बिटल हैं उसके अंदर एक्सटेंड हो जाता है। तो पाई बॉन्ड के एक्सटेंड होने से इसके अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड इसका रीजन है कि इसके अंदर फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइईन शो रेजोनेंस। उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हम इस पाइलेटों को इधर करते हैं तो इधर आएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पॉजिटिव, सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव। अब अगर मैं
इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिवर्स डायरेक्शन में करता, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को रिवर्स डायरेक्शन में करता, ऐसे करता, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता वो होता CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो अगर मैं टोटल कोवलेंट बॉन्ड देखता हूं तो इसके अंदर 11 कोवलेंट बॉन्ड है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इन दोनों के अंदर 10 कोवलेंट बॉन्ड है और इसके अंदर चार्ज है। तो हमने सीखा है कि जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होता है उतना एनर्जी रिलीज होती है और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज होती है, तो ये सबसे स्टेबल है और ये कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके अंदर रेजोनेंस है तो हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हाइब्रिड होगा, ये हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, CH2 डबल बॉन्ड, ये इसमें होगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस शो करने पर इसके अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड सिस्टम है जिसको हमने रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट किया है, सेम ही है स्ट्रक्चर्स। और इसके अंदर रेजोनेंस होता है, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने की टेंडेंसी होती है। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उनको स्टडी हम करते हैं। तो इसके अंदर एल्कीन्स की तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, तो इसमें दो टाइप की हम एडिशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है 1:2 एडिशन, 1:2 एडिशन पढ़ते हैं और सेकंड हम स्टडी करते हैं 1:4 एडिशन। तो इसके अंदर टू टाइप के एडिशन होते हैं, एक होता है 1:2 एडिशन, एक होता है 1:4 एडिशन। अब इसके अंदर अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, और अगर हम मेजर प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, और इस ये जो मेजर प्रोडक्ट होता है 1:2 एडिशन, ये होता है वेरी लो टेम्परेचर। तो जो लो टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिव एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो एक्टिव एनर्जी कम है तो इसके अंदर रेट फास्ट होती है। तो जिसके अंदर एक्टिव एनर्जी कम होती है, जिसकी रेट फास्ट होती है, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं काइनेटिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये काइनेटिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट होता है 1:2 एडिशन। नेक्स्ट, इसके अंदर जो 1:4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है
लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी को थर्मोडायनामिक्स डिटरमाइन करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक कंट्रोल। तो कॉन्जुगेट डाइन में टू डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। 1,2 एडिशन जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं मेजर प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अब इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर एडिशन ऑफ Br2 एंड HBr। ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है ब्यूटा 1,3 डाइन। इसका रिएक्शन मैंने Br2 से किया और टेम्परेचर है इसके अंदर -15 डिग्री सेल्सियस। तो Br2 का रेशियो मैंने -50 डिग्री सेल्सियस पे किया है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अगर इसमें 1 और 2 के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे Br2 ऐड होता है तो इसका प्रोडक्ट बनता है Br, Br। इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इसका परसेंट होता है 54%। अगर इसके अंदर 1 और 4 पर Br अटैक करते हैं तो इसका प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाता है, एक Br यहाँ होता है, एक Br इधर। तो इसे 1 एंड 4 पे एडिशन हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो परसेंटेज आता है -15 डिग्री सेल्सियस पर, वो आता है 46%। तो 1,4 एडिशन है, इसके अंदर 46% है, माइनर है। और ये 1,2 54% फॉर्म हो रहा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर मैं सेम रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पर करता हूँ तो इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 1,4 के अकॉर्डिंग बनता है। तो प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बस इसका परसेंटेज हो जाता है 46%। 1,2 एडिशन का इसका परसेंट हो जाता है 56%, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्शन विद HBr। तो अगर मैं HBr का इसमें रिएक्शन कराता हूँ और टेम्परेचर लेता हूँ -80 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये 1,2 प्रोडक्ट है, इसका जो परसेंटेज आता है वो आता है 80%। तो ये है 1,2। और अगर मैं इसका रिएक्शन 1 और 4 एटम पे कराता हूँ तो डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाता है, तो इसका परसेंटेज आता है 20%। तो -80 डिग्री सेल्सियस पर 1,2 मेजर प्रोडक्ट है और 1,4 माइनर प्रोडक्ट होता है। ये है 1,4 प्रोडक्ट। अगर मैं सेम रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ तो इसके अंदर सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बट ये हो जाता है 20%। 1,2 प्रोडक्ट हो जाता है 20% और ये हो जाता है 80%। तो हाई टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट बनते हैं और लो टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसका हम
रेफरेंस के लिए मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, इसको बाय हार्ट नहीं करना, कि इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और ये 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम HBr का जो H प्लस आयन है उसको इस पे अटैक कराते हैं, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें जो कंपाउंड बनता है कार्बोकेटाइन वो ये फॉर्म होता है। अब इसके अंदर Br नेगेटिव ऐड हो जाता है, अगर इसमें Br नेगेटिव ऐड हो गया तो ये 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ये 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अगर ये रेजोनेंस में हाई टेम्परेचर पर रेजोनेंस में चला जाता है तो ये सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड फॉर्म होता है। और अगर इस पे Br माइनस अटैक करता है तो ये 1,4 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म होता है, और ये 1,2 प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर और 1,4 प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर फॉर्म करता है। सेकेंड रिएक्शन हम जो स्टडी करते हैं वो होता है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जैसे हमने एल्कीन में स्टडी किया है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। अब इसके अंदर हम रिएक्शन सीखते हैं कि मेरे पास ब्यूटा 1,3 डाइईन ब्यूटा 1,3 डाइईन है, और इसका रिएक्शन मैंने किया है BrCCl3 के साथ। तो सबसे पहले ये होमोलिटिक फिजन करता है, इसमें भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसके अंदर अगर ये 1 और 2 के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, इधर आता है CCl3 और ये आता है Br, इसको बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट। अगर इसके अंदर 1,4 प्रोडक्ट बनाना है, डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ये CCl3 है और ये आ गया Br, इसको बोलते हैं 1,4। इस तरह से इसमें भी 1,2 एंड 1,4 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो ये जो रिएक्शन है ये फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर चेन इनिशिएशन। इस स्टेप में जो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो ये पेरोक्साइड है, इसका सबसे पहले होमोलिटिक फिजन होता है और ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है ये फ्री रेडिकल BrCCl3 इसका होमोलिसिस करता है, तो ये बनता है ROBr प्लस CCl3 फ्री रेडिकल। ये CCl3 फ्री रेडिकल प्रोपगेशन स्टेप में ब्यूटा 1,3 डाइन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड होमोलिसिस करता है और इसके अंदर CCl3
फ्री रेडिकल अटैक करता है। अब ये जो कंपाउंड बनाता है, ये बना, अगर इसके अंदर Br CCl3 का फिर अगेन होमोलिसिस होता है और ये Br फ्री रेडिकल है, ये इस पर अटैक कर जाता है, इसमें से CCl3 फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है और Br यहाँ पे अटैक होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। अगर ये जो कंपाउंड है फ्री रेडिकल, अगर ये रेजोनेंस में चला जाता है इस तरह से, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाता है CCl3, और अगर इसके ऊपर Br CCl3 अटैक करता है तो CCl3 फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है और Br फ्री रेडिकल यहाँ पे आके अटैक करके 1,4 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इस तरह से 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हमें बाय हार्ट नहीं करना है, ये हमें समझने के लिए है कि 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। ब्यूटाडाइन का जो रिडक्शन होता है वो दो डिफरेंट एजेंट की प्रेजेंस में होता है। फर्स्ट है निकल हाइड्रोजन। अगर हम इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो इसके अंदर हमको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इसमें हम 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, एक मिलता है 1,2, ये होता है 1,2 प्रोडक्ट, ये होता है माइनर, एक बनता है 1,4 प्रोडक्ट, इसमें डबल बॉन्ड मिडिल में शिफ्ट हो जाता है और ये होता है 1,4 प्रोडक्ट और ये होता है नेचर। अगर इसमें हम एक्सिस में हाइड्रोजन पास करते हैं निकल की प्रेजेंस में, उसके दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं, उस समय मुझे ब्यूटेन फॉर्म होता है, तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 मोल में ये ब्यूट1इन ब्यूटुइन बनाता है, ब्यूटुइन मेजर प्रोडक्ट होता है, और अगर एक्सेस में पास करते हैं तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन। इस रिडक्शन को हम बोलते हैं फिश रिडक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका बिट रिडक्शन करता हूं तो इसके अंदर एक ही मेजर प्रोडक्ट बनता है और वो होता है एक ही प्रोडक्ट बनता है ब्यू, यानी डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन है वो टर्मिनल कार्बन पे ऐड हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम अगर ब्यूटा 1,3 डाइन के एन मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में,
तो ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पॉलीमर में कन्वर्ट होने से पहले ये एक रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है। इस रिपीटिंग यूनिट में जो टर्मिनल कार्बन है उनके डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, डबल बॉन्ड मिडिल में शिफ्ट हो जाता है, तो ये रिपीटिंग यूनिट फॉर्म करता है। और ये रिपीटिंग यूनिट रिपीट होकर पॉलीमर फॉर्म करती है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस रिपीटिंग यूनिट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ n लिख देते हैं। इस तरह से हम इसके पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। इसका नेम है पॉली ब्यूटा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम 1,4 साइक्लो एडिशन बोलते हैं और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं पर साइक्लिक इस रिएक्शन में हम एक लेते हैं कॉन्जुगेटेड डाई। तो ये है डाई। इसका रिएक्शन कराते हैं ऐसे कंपाउंड से जिसमें एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इथीन, इथाइन। इसको हम बोलते हैं डाइनो फाइल। तो जब डाइईन्स का रिएक्शन हम डाइनो फाइल से कराते हैं तो उसके अंदर साइक्लिक रिंग बनती है। अभी कैसे फॉर्म होती है? इस पाई बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट करते हैं, इस पाई बॉन्ड को हम इधर मिडिल में लेके आते हैं और इस पाई बॉन्ड को, तो कंपाउंड फॉर्म होता है CH2। ये सिंगल हो जाता है, ये CH डबल हो जाता है बॉन्ड, CH सिंगल CH2, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये बॉन्ड सिंगल हो जाता है, तो ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डाइईन्स का रिएक्शन हम डाइनोफाइल से कराते हैं और साइक्लोहेक्सीन फॉर्म होती है, रिंग बनती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसके अंदर आयोनिक, कोई आयोनिक स्पीसीज या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर नॉट। तो इसके अंदर आयोनिक और फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए इसमें सॉल्वेंट का या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट का और कैटलिस्ट का इस रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर हम और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो रूल है, अगर मेरे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है और इसके अंदर मैं रिएक्शन कराता हूँ ऐसे डाइनोफाइल का जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है अटैच विद डाइनोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है डाइईन से, तो दोनों ही केस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम डाइनोफाइल से अटैच करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम डाइईन से अटैच करते हैं,
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं? सेम, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH। एक और एग्जाम्पल हम सीखते हैं। और इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है डायनोफाइल में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है डाइन्स में, तो सेकंड रिएक्शन फर्स्ट के कंपेयर में फास्ट होगा। इसका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे? सेम, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो कंपाउंड फॉर्म होगा तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है। इसके अंदर हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम यूज कर सकते हैं जो -R शो करते हैं, जैसे NO2, CN, COOH, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर। तो ये हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम यूज करते हैं वो मिथाइल, इथाइल, तो इनको हम यूज करते हैं। तो ये हमारा रूल फर्स्ट है जिसमें हम 2 एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो डाइईन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। अगर डाइईन सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो डायनोफाइल्स रिएक्शन शो करता है, और अगर वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है तो फिर वो डाइस एल्डर रिएक्शन को शो नहीं करता है। तो फॉर डाइस एल्डर रिएक्शन द डाई शुड बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बात को हमें याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक रिंग है और इसका मैंने रिएक्शन किया है CN। तो इसके अंदर हमें ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाना डिफिकल्ट होता है। तो इसका एक ट्रिक है कि हम लोग इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करते हैं। तो मैंने जो मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन है इनको कंबाइन किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था इसका मैंने कंबाइन किया इस कार्बन से, तो ये ऐसे फॉर्म करता है। अब जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि ये किस फॉर्म में है? सिस फॉर्म में, इसलिए डाइसल्फाइड रिएक्शन शो कर रहा है। अगर ये कंपाउंड ऐसे होता तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है और ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में था। तो इसका अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ये रिएक्शन, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो हमें याद रखना है कि डाइस एल्डर रिएक्शन के लिए जो डाइईन्स है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज ये कंपाउंड तो ये एस ट्रांस फॉर्म में है लेकिन ये डाइस एल्डर रिएक्शन शो करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है
और सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, तो ये रोटेट होके ये एस ट्रांस है, तो ये एस सिस में कन्वर्ट हो जाता है, और एस सिस में कन्वर्ट होने के बाद ये डाइल-सैल्डर रिएक्शन शो करता है। ये किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे सपोज के इथाइन के साथ मुझे इसका रिएक्शन कराना है, तो ये ट्रांसफॉर्म था, वो पहले सिस में कन्वर्ट होगा, और सिस में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये डाइल-सैल्डर रिएक्शन शो कर जाता है। तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्म होता है जब इथाइन कॉन्जुगेटेड डाइन से रिएक्ट करता है। अब इसके अंदर हम एक लास्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, वो रेफरेंस के लिए है, केवल समझने के लिए है कि इसके अंदर किस टाइप का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इसका मैकेनिज्म ओनली फॉर रेफरेंस, इसके अंदर किस टाइप का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो ये कॉन्जुगेट डाइन है और ये डाइनोफाइल है। तो इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, उसमें जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं, और यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ये बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह से इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए है, इसको हमें बाय हार्ट नहीं करना।